बच्चों, हमारे YouTube चैनल आरबी प्रसाद में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि जानते हैं कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बच्चों, 11th फिजिक्स में हम आज एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के आए हैं, जो है प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पहले हम देखेंगे कि प्रक्षेप्य गति होता क्या है और उससे संबंधित अनेक तथ्यों को हम आज अपने इस वीडियो क्लिप के माध्यम से बताएंगे आपको। तो प्रक्षेप्य गति होता क्या है, पहले उसको हम देखते हैं। यदि किसी पिंड को क्षैतिज से किसी एंगल पर फेंका जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है, तो गुरुत्व के अधीन वह जिस वक्र पथ पर गति करती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि यदि किसी पिंड को क्षैतिज से किसी कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, फेंका जाता है, तो वह पिंड गुरुत्व के अधीन या गुरुत्वीय त्वरण के अधीन जिस वक्र पथ पर गति करती है उसे प्रक्षेप्य पथ तथा पिंड की इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो यदि किसी पिंड को क्षैतिज से किसी कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, फेंका जाता है, तो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन पिंड जिस पथ पर गति करती है उस पथ को प्रक्षेप्य पथ और पिंड के इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। जैसे यहाँ पर इस पॉइंट से एक पिंड है जो क्षैतिज से, ये क्षैतिज है, इससे थीटा अंश के कोण पर इस तरह से फेंक दिया जाता है, प्रक्षेपित कर दिया जाता है, और पिंड इस पथ पर इस तरह से गति करते हुए यहाँ पर आकर के गिर जाती है। तो ये जो पिंड की गति है उसको हम कहते हैं प्रक्षेप्य गति, और ये जो पथ है उसका कहते हैं प्रक्षेप्य पथ। तो वस्तुतः ये वेक्टर के वियोजन पर आधारित तथ्य है। जैसे अगर हम इस पॉइंट O से थीटा अंश के कोण पर पिंड को u वेग से इस दिशा में प्रक्षेपित करते हैं, लेकिन गुरुत्व के अधीन वो इस दिशा में न जा करके इस पथ को एडाप्ट कर लेती है, इस पथ को पकड़ लेती है, तो यही पथ क्या कहा जाता है? प्रक्षेप्य पथ कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हम इस पिंड को u वेग से तो प्रक्षेपित करते हैं, लेकिन ये दो वेगों के अधीन गति करने लगती है। एक क्षैतिज वेग के अधीन गति करने लगती है और दूसरा ऊर्ध्वाधर वेग के अधीन गति करने लगती है। यानी इस u वेग को हम दो कंपोनेंट, एक क्षैतिज कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ेंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, जो क्षैतिज घटक होगा, उसको हम क्षैतिज वेग कहेंगे, और जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा उसको हम ऊर्ध्वाधर वेग कहेंगे। तो इस u वेग को हम एक क्षैतिज वेग के रूप में, एक ऊर्ध्वाधर वेग के रूप में वियोजित करते हैं, तोड़ते हैं। तो तोड़ने की प्रक्रिया आप जानते हैं कि ये अगर वेक्टर u वेग को प्रदर्शित करता है तो इस वेक्टर के टेल से एक लाइन क्षैतिज दिशा में खींचते हैं और एक लाइन ऊर्ध्वाधर दिशा में खींचते हैं, और इसके सिर से इस ऊर्ध्वाधर लाइन के समानांतर एक लाइन खींचते हैं और इसी सिर से इस क्षैतिज लाइन के समानांतर एक लाइन खींचते हैं। ये दोनों लाइनें क्षैतिज लाइन को और ऊर्ध्वाधर लाइन को इन बिंदुओं पर काटती है। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक जो वेग होगा उसको हम कहेंगे u cos थीटा, क्षैतिज वेग, और यहाँ से यहाँ तक जो वेग होगा उसको हम u sin थीटा कहेंगे, ऊर्ध्वाधर वेग कहेंगे। तो क्षैतिज वेग के माध्यम से ये क्षैतिज दूरी तय करेगी और ऊर्ध्वाधर वेग के माध्यम से ये ऊर्ध्वाधर दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर हम दो तरह की गति की बात करेंगे। एक क्षैतिज गति की बात करेंगे तो क्षैतिज वेग को लेकर के चलेंगे, और एक ऊर्ध्वाधर गति की बात करेंगे तो हम ऊर्ध्वाधर वेग को लेकर के चलेंगे। जब ऊर्ध्वाधर गति करती है, जब ऊपर की ओर कोई वस्तु जाती है तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण काम करने लगता है। तो इस पिंड के लिए जब ये गति कर रहा है तो इसका क्षैतिज वेग u cos थीटा हो जाएगा और ऊर्ध्वाधर वेग
u sin थीटा हो जाएगा। और ऊर्ध्वाधर वेग के अपोजिट दिशा में, जैसे इस u sin थीटा से पिंड ऊपर की ओर जाएगा और उसके अपोजिट दिशा में गुरुत्वीय त्वरण g लगता है, तो यहाँ पर लिखेंगे ऊर्ध्वाधर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। ये किधर की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की ओर। अब इन तथ्यों के सहारे हम कुछ प्रक्षेप गति से संबंधित तथ्य को देखेंगे, जिसमें पहला तथ्य होगा कि ये प्रक्षेप गति कर रहा पिंड अधिकतम ऊंचाई कितनी तय करेगा। जैसे यहाँ से अगर ये प्रक्षेपित किया जाता है तो यहाँ पर इसकी अधिकतम ऊंचाई होगी, इसके बाद वो नीचे की ओर गिरने लगेगा। तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी उसको हम ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए अब इस अधिकतम ऊंचाई पर पिंड का वेग 0 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि पिंड ऊपर की ओर गति करता है तो जब अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचता है तो वहां पर उसका वेग 0 हो जाता है। तो इस पॉइंट पर अधिकतम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस तल पर जब ऊपर की ओर हम वेग को देख रहे हैं तो प्रारंभिक वेग उसका u sin थीटा हो जाएगा। हमने बताया कि जब ऊर्ध्वाधर गति की बात करेंगे तो ऊर्ध्वाधर वेग को लेकर के चलेंगे, तो पिंड का प्रारंभ में ऊर्ध्वाधर वेग u sin थीटा है, और जब ये h ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो इसका वेग 0 हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, अधिकतम ऊंचाई, इसको हम यहाँ पर h माने हैं, तो h के लिए प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग क्या होगा, u sin थीटा, ये वाला वेग u sin थीटा। और गुरुत्वीय त्वरण को आप g लिखे हैं नीचे की ओर। जब पिंड ऊपर की ओर जा रहा है, गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लग रहा है, तो एक समीकरण हम गति के समीकरण में देखे हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस ट्वाइस GH। तो इस ऊंचाई के लिए प्रारंभ का वेग u sin थीटा होगा, और यहाँ अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अधिकतम ऊंचाई के लिए v इक्वल टू 0, u इक्वल टू u sin थीटा, और h हमको ज्ञात करना है, और a की जगह क्या है, g है, या इसको गुरुत्वीय त्वरण g ही रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर इक्वल टू u की जगह u sin थीटा, u sin थीटा का स्क्वायर माइनस ट्वाइस GH। और यहाँ से अगर हम हल करके h निकालें, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा ट्वाइस GH। और यहाँ से h जो मैक्सिमम के रूप में जाना जाता है, h मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, बल्कि यहाँ पर भी आप h मैक्सिमम लिख लीजिए, अधिकतम ऊंचाई। तो h मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान ट्वाइस g। ये अधिकतम ऊंचाई के लिए आपका फॉर्मूला बन के आता है। अब कभी कभी पूछ दिया जाता है कि किस एंगल पर पिंड को फेंका जाए, प्रक्षेपित किया जाए कि वो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करे। तो ये थीटा का मान अगर हम 90 डिग्री रख देते हैं, थीटा का मान अगर हम 90 डिग्री रख देते हैं, तो 90 डिग्री पर अगर पिंड को ऊपर की ओर फेंकें तो ये अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 90 पर h मैक्सिमम का मान अधिकतम होगा। ये इसमें h मैक्सिमम यहाँ की ऊंचाई है, और अलग अलग एंगल पर ये वाली मैक्सिमम ऊंचाई अलग अलग होगी। अगर हम थीटा को 90 डिग्री बना दें, यानी डायरेक्ट ऊपर की ओर फेंकें, तो ये जो h मैक्सिमम वाली ऊंचाई है वो अधिकतम चली जाएगी। तो आप लिखेंगे कि अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, या प्रक्षेप को या पिंड को डायरेक्ट ऊपर की ओर फेंके, तो ऐसी स्थिति में ये ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई तय करेगा, और ये अधिकतम ऊंचाई क्या हो जाएगी, h मैक्सिमम इक्वल टू u स्क्वायर, और साइन थीटा का मान अगर साइन 90 कर दें तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो u स्क्वायर अपान ट्वाइस g हो जाएगा। ये जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तब h मैक्सिमम का मान होगा। और दूसरा जो तथ्य हमको देखना है कि उड्डयन काल क्या होगा इस पिंड का, इस प्रक्षेप का। तो उड्डयन काल का मतलब होता है कि पिंड इस पॉइंट से प्रक्षेपित किया गया और आकर के इसी तल पर, इसी समतल पर गिर गया। जैसे ये अगर पृथ्वी हो तो यहाँ से प्रक्षेपित किया गया और इस पृथ्वी पर आकर के गिर गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं, उड्डयन काल कहते हैं।
तो उड्डयन काल निकालने के लिए पहले हम यहाँ से ले करके यहाँ तक अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचने में जो समय लगेगा उस समय को देखेंगे और उसी का हम 2 गुना कर देंगे तो पूरा समय आपका निकल के आएगा। तो इस ऊंचाई पर आप जान गए हैं कि v इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और ऊर्ध्वाधर वेग की बात करें तो प्रारंभ में ऊर्ध्वाधर वेग u sin थीटा होगा। तो अगर अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में समय t हो, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने का समय स्मॉल t हो, तो अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का समय स्मॉल t हो गया और फिर यहाँ से यहाँ तक गिरने का समय भी स्मॉल t हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का पूरा समय क्या हो जाएगा, t प्लस टी यानी ट्वाइस t। तो क्या हो गया, उड्डयन काल, इसको कैपिटल T से लिखते हैं तो लिखेंगे 2 इंटू स्मॉल t या ट्वाइस t। तो पहले हम t को निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का समय निकालेंगे। तो अंतिम वेग तो 0 है, प्रारंभिक वेग u sin थीटा है क्योंकि ऊपर की ओर गति की हम चर्चा कर रहे हैं, और त्वरण क्या है, g है। तो एक समीकरण बनता है v बराबर u माइनस जी टी। ये v क्या है, अंतिम वेग जो 0 है, u प्रारंभिक वेग जो u sin थीटा है, और g गुरुत्वीय त्वरण है, और t यहाँ से यहाँ तक या अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचने का समय। तो v के लिए क्या लिख देंगे, 0 बराबर u के लिए लिख देंगे u sin थीटा और माइनस g, और यहाँ तक पहुँचने का समय हमने t ले लिया है gt। तो इसको आप हल करेंगे तो t इक्वल टू आ जाएगा u sin थीटा अपान g। तो ये t यहाँ से यहाँ तक का समय हो गया, और आप उड्डयन काल t को लिखे हैं 2 इंटू टी। तो क्या हो जाएगा, उड्डयन काल कैपिटल T इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल टी, और इसको लिखेंगे कैपिटल T इक्वल टू 2 u sin थीटा अपान जी, u sin थीटा अपान जी। ये उड्डयन काल का फार्मूला हो गया। अब तीसरा तथ्य है कि परास क्या होता है इस प्रक्षेप्य का, प्रक्षेप्य क्या या फेंके गए पिंड का परास क्या होगा। तो परास इस पृथ्वी सतह से या किसी भी तल से इस पिंड को प्रक्षेपित किया गया, और पिंड अपने उड्डयन काल में या ऊपर ऊपर चलने में यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो क्षैतिज दूरी किया है उसी को क्या कहेंगे, परास कहेंगे। यानी इस पृथ्वी तल पर या प्रक्षेपण के तल पर पिंड अधिकतम जितना क्षैतिज दूरी तय करता है उसी को क्या कहते हैं, परास कहते हैं। तो आप परास आर को लिखेंगे क्षैतिज तल पर अधिकतम दूरी, या इसी को विस्थापन भी कह सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो विस्थापन है उसी को हम क्या कहेंगे, परास कहेंगे। तो ये चूंकि क्षैतिज विस्थापन है, तो क्षैतिज विस्थापन निकालने के लिए क्षैतिज वेग में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगा है, इस तरह से चल करके यहाँ तक पहुँचा है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगा उस समय में क्षैतिज वेग का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्षैतिज विस्थापन निकल के आएगा। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो समय है उसको हम उड्डयन काल कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, आर बराबर क्षैतिज वेग गुणे उड्डयन काल, और क्षैतिज वेग को आप यहाँ से देख रहे हैं u cos थीटा है, ऊर्ध्वाधर वेग u sin थीटा और क्षैतिज वेग u cos थीटा। तो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू u cos थीटा इंटू उड्डयन काल, उड्डयन काल क्या है 2u sin थीटा अपान जी। तो क्या हो जाएगा 2u sin थीटा अपान जी, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा r इक्वल टू u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपान जी। और आप जानते हैं 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू होता है sin 2 थीटा। तो यहाँ से r इक्वल टू हो जाएगा r इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपान जी। ये परास के लिए फार्मूला हो गया। यहाँ पर भी आपसे पूछा जाता है कि किस एंगल पर प्रक्षेपित करें कि ये जो परास है वो अधिकतम हो जाए, या कहें कि किस एंगल पर फेंकें कि अधिकतम क्षैतिज दूरी चले, यानी आर का मान मैक्सिमम कब होगा। तो यहाँ पर अगर थीटा का मान 45 रख दें तो sin 2 थीटा sin 90 हो जाएगा, और आप जानते हैं कि sin 90 का मान अधिकतम होता है। तो क्या लिखेंगे, अधिकतम
आर, या कह लें कि आर मैक्सिमम इक्वल टू, ये थीटा का मान क्या रखें 45 रखें, क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 45 मल्टीप्लाई 2 90 हो गया अपान जी हो गया। और यहाँ से क्या हो जाएगा आर मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर अपान जी, क्या हो गया आर मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर अपान जी। तो ये हो गया हमारा आर मैक्सिमम। आगे एक और तथ्य इसमें आता है कि प्रक्षेप का पथ कैसा होगा, प्रक्षेप का रास्ता किस प्रकार का होगा। तो प्रक्षेप का पथ देखने के लिए हम इस एक्स अक्ष की दिशा में जो विस्थापन होगा और वाई अक्ष की दिशा में जो विस्थापन होगा, उस विस्थापनों में संबंध निकालेंगे। अगर किसी समय टी में एक्स अक्ष की तरफ विस्थापन एक्स हो जाए और वाई अक्ष की तरफ विस्थापन वाई हो जाए, तो एक्स और वाई में जो संबंध होगा वही संबंध निकाल लेंगे तो क्या निकल जाएगा, प्रक्षेप का पथ निकल जाएगा। तो मान लेते हैं कि मान लिया समय टी में क्षैतिज विस्थापन x तथा ऊर्ध्वाधर विस्थापन y है। तो अगर ऊर्ध्वाधर विस्थापन के लिए इक्वेशन लिखें, समीकरण लिखें, तो ऊर्ध्वाधर विस्थापन y इक्वल टू, ऊर्ध्वाधर विस्थापन जब वस्तु त्वरण के अधीन गति करता है और ऊपर की ओर जाता है तो y इक्वल टू लिखते हैं यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ऊर्ध्वाधर विस्थापन में ये u क्या है, ऊर्ध्वाधर वेग है जिसको आप लिखे हैं u साइन थीटा, और t क्या है, समय है। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर वेग u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। तो ये तो हमारा ऊर्ध्वाधर विस्थापन के लिए ये समीकरण हुआ। अब क्षैतिज विस्थापन की बात करें तो क्षैतिज विस्थापन इक्वल टू हो जाएगा क्षैतिज वेग गुणे समय। तो क्षैतिज विस्थापन जिसको हम x माने हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्षैतिज वेग u cos थीटा इंटू समय t। और यहाँ से अगर समय t निकालना चाहें तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपान u cos थीटा, x अपान u cos थीटा। चूँकि क्षैतिज विस्थापन निकालने के लिए क्षैतिज वेग में समय का गुणा करेंगे, और क्षैतिज वेग हम बता दिए कि वो कांस्टेंट है, उसमें किसी प्रकार का त्वरण नहीं लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्षैतिज विस्थापन निकालने के लिए क्षैतिज वेग में सीधे समय से गुणा कर देंगे। अब t इक्वल टू एक्स अपान यू कॉस थीटा से t का मान इस इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, t का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी का मान x अपान यू कॉस थीटा, x अपान यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, और फिर टी स्क्वायर है तो x अपान यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, ये यू से कटेगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा माइनस जी बाई हाफ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x का 2 घात है और y का 1 घात है। तो x और y के बीच में जो हमको समीकरण मिला है वे द्विघात समीकरण मिला है, और जो कि परवलय का समीकरण होता है। तो क्या लिखेंगे, यह एक परवलय का समीकरण है, अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होगा। तो ये हमारा प्रक्षेप का पथ हो गया परवलयाकार। तो इसमें हमने देखा कि प्रक्षेप जो अधिकतम ऊंचाई तय करता है उसके लिए फार्मूला है h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, और जो उड्डयन काल t है वो है 2u साइन थीटा अपान जी, और परास है r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, और अंत में प्रक्षेप का पथ y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी अपान 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर है। तो प्रक्षेप का पथ क्या लिखेंगे,
y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी अपान टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये प्रक्षेप का पथ हो गया। तो ये हमने देखा कि प्रक्षेप्य गति क्या होती है। यदि किसी पिंड को क्षैतिज से किसी कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो वो गुरुत्व के अधीन जिस पथ पर गति करती है उस पथ को प्रक्षेप्य पथ और उसकी इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। और प्रक्षेप्य गति से संबंधित जो विभिन्न तथ्य हैं उसमें हमने अधिकतम ऊंचाई को देखा, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान ट्वाइस जी। और इसमें देखा कि ये अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए हम थीटा इक्वल टू 90 पर अगर किसी पिंड को प्रक्षेपित करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा जाएगा। दूसरा हमने उड्डयन काल t को देखा जो 2u साइन थीटा अपान जी है। तीसरा हमने परास r को देखा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी है। यहाँ पर हमने परास को देखा कि जब किसी पिंड को 45 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाता है। और अंत में हमने प्रक्षेप्य के पथ को देखा जो एक परवलयाकार पथ है। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो हमारी YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।